आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत पाठ पुस्तक के चैप्टर 16 वन के मार्ग में नामक सवैया को पढ़ेंगे। इस सवैया के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1623 ईस्वी में हुआ। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां यानी 46 स्थान प्राप्त है। इनका जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सोरो सुकूर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। अपने दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की। उनको देख लेते हैं। रामलला नेहचू 1582, वैराग्य संदीपनी 1612, रामज्ञा प्रश्न 1612, जानकी मंगल 1582, रामचरितमानस 1574, सतई पार्वती मंगल 1582, गीतावली 1571, विनय पत्रिका 1582, कृष्णावल गीतावली 1571, बरवे रामायण 1612, दोहावली 1583 और कवितावली जो इनकी थी 1612 में लिखा गया था। ठीक है, अब हम इस सवैया को देख लेते हैं। ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे। अब हम इस पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। ये उस समय की बात है जब सीता जी और राम और लक्ष्मण के साथ वन जा रहे थे। ठीक है। राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर वधु। ठीक है, बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। ठीक है, जलकी भरी भाल कनी जल की। ठीक है, उनके माथे पे क्या हुआ? पसीने की बूंदें आ गई। उसके बाद क्या होता है? उनके मधुर होंठ सूख गए। ठीक है, पुट सूख गए मधुरा धर गए। तो उनके क्या थे? ओठ जो थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करी हो कित है, तय की लखी आतुरता पिया की, अखियां अति चारु चली जलचुए। ठीक है, तो अब इसकी अर्थ इसको जान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर चलना है। ठीक है, फिर बूझत हैं चलनो अब केतक। ठीक है, कितनी दूर और चलना है। वो थक गई थी, उनके ओंठ सूख गए, तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब अभी और कितना दूर चलना है। ठीक है, उसके आगे वो कहती हैं पर्णकुटी करिहों कित है। ठीक है, कि हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम चंद्र की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, अखिया अति चारु जली जलचुए। ठीक है, तो उनके जो राम जी थे उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आगे देख लेते हैं हम। जल को गए लखनऊ हैं लरिका, परिखो पिया छाह घरी कह ठाढ़े, पोछियो पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी भूभुर ढाड़े। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर तक खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके पसीने को पोंछ कर हवा कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपके
गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। ठीक है, तो सीता जी कहती हैं अरे पाँव पखारह भूभुर ढाढ़े। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया शरम जानी के बैठी, विलंब लव कंटक काढ़े। जानकी नाह कुल नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी बैठकर बहुत देर तक अपने पांव से कांटे यानी कंटक जो थे उन्हें निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, बारी बिलोचन बाढ़े मतलब आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पुर मतलब नगर होता है और निकसी का मतलब निकलना होता है, मतलब निकली। रघुवीर वधु का मतलब सीता जी की बात कर रहा है। रघुवीर मतलब रामचंद्र जी की, वधु मतलब सीता जी की बात कर रहा है। मग का मतलब होता है रास्ता, डग का मतलब होता है कदम और ससकी मतलब दिखाई दी। भाल का मतलब होता है मस्तक, कनी मतलब बूंदें, पुट मतलब ओठ होता है। केतक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटी, कित मतलब कहाँ, ते मतलब पत्नी, चारु मतलब सुंदर, च्व मतलब गिरना और लरिका मतलब लड़का, ढाढ़े मतलब खड़ा होना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आप रिमेंबर रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। ठीक है, तो सवैया से हमारा पहला प्रश्न क्या है। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सवैया में पढ़ा, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल ओठ सूख गए, वह शीघ्र ही थक गई। ठीक है, क्योंकि कभी बाहर निकली नहीं थी तो इसीलिए वो थक गई। और हम दूसरा देख लेते हैं, इसका प्रश्न क्या है। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा और क्यों। ठीक है, तो अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, ये शब्द सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा क्योंकि वे बहुत थक गई थी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। राम ने थकी हुई सीता को क्या सहायता की, मतलब कि जब सीता जी थक गई थी तो रामचंद्र जी ने उनकी क्या सहायता की। ठीक है, तो राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों सवैया के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो इनमें अंतर बताना है। पहले सवैया में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वह अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता को ऐसी बेहाल अवस्था में देखकर रामचंद्र जी की दुखी हो गए। ठीक है, जो रामचंद्र जी थे वो क्या हो गए, दुखी हो गए। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर चलने के बाद काफ़ी थक जाती हैं। उन्हें पसीना आने लगता है, उनके होंठ सूखने लगते हैं। वो व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है, तब पर्णकुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैया में राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी की श्री राम का प्रति प्रेम पुलकित हो जाता है। ठीक है, तो इसी में दोनों में यही अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। ठीक है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। ठीक है, तो वन के मार्ग का जो वर्णन है हमने जैसे पढ़ा सवैया में वैसे करना है। ठीक है, तो वन का मार्ग क्या था, अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। ठीक है, रहने के लिए
कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने के लिए भी वस्तुएं नहीं थीं। पानी मिलना कठिन था। चारों तरफ सुनसान था और असुरक्षा का वातावरण भी था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुमान और कल्पना देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो ठीक है, हम लोग जान लेते हैं हम लोगों की मन की दशा कैसी होती है, हमें सिर्फ वही लिख देना है। तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन में सबके लिए बेचैनी होती है। उस चीज़ के लिए जो होती है मन में, उसके लिए बेचैनी होती है और मन क्या होता है, व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते हैं, ठीक है, तथा उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता। ठीक है, जैसे अगर कुछ मिलना हो तो किसी काम में मन नहीं लगता। ठीक है, अगर आपके पापा बोले कि आप तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आएंगे आज शाम को, तो पूरा दिन तुम इधर उधर साइकिल के बारे में ही सोचोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भाषा की बात को देख लेते हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, लखी मतलब देखकर, धर का मतलब क्या होता है, रखकर, पोंछ मतलब पोंछ कर, जान मतलब जानकर। ठीक है, ऊपर लिखे शब्दों और उसके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया के लिए ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ प्लस ई, ठीक है, बैठ, और हिंदी में बैठ प्लस कर यानी बैठ कर जोड़ा जाता है। ठीक है, तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो और उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसको देखना है और 6 शब्दों को बताना है कि आपके वहाँ उसे क्या बोला जाता है। हम यहाँ पे कुछ शब्दों को देख लेते हैं खड़ी बोली के। ठीक है, जो कि भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख कर हिंदी में जैसे बोलते हैं देख कर, उसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, ताक के। ठीक है, और बैठ कर के लिए क्या बोलते हैं, बैठ के। रुक कर के लिए क्या बोलते हैं, ठहर के। और सो कर के लिए क्या बोलते हैं, सुत के। खा कर के लिए क्या बोलते हैं, खा के। पढ़ कर के लिए क्या बोलते हैं, पढ़ के। ठीक है, तो इसे आपको अपने रीजनल लैंग्वेज की चीज़ों को ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज। उसमें एक बीज डूबा है। ठीक है, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे छाह घड़ी है ठाढ़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। ठीक है, उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो हमें क्या करना है, गद्य के शब्द क्रम में लिखना है। तो पहला क्या है, पुर ते निकसी रघुवीर बधू। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। दूसरा क्या है, पुट सूख गए मधुरा धरवे। ठीक है, तो मधुर ऊंट सूख गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बैठ विलंब लो कंटक काढ़ी। ठीक है, कुछ समय तक श्री राम आराम किए और अपने पैर से देर तक कांटे निकालते रहे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, पर्णकुटी करिहो कित है। ठीक है, तो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।